चलिए आज हम बात करेंगे सार्थक अंकों का योग, गुणा, घटाना, भाग। तो ध्यान देना, शांत रहो। देखें, सार्थक अंकों का योग, समझो इधर। मान लो कोई भौतिक राशि मापा गया है कई बार और आप सबको जोड़ना है, तो उसका जोड़ जब करेंगे तो जो योगफल आएगा उसमें कितना सार्थक अंक होना चाहिए। तो देखें, किसी भौतिक राशि के मापित मानों के योगफल में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितना कि उस मापित मान में दशमलव के बाद कम संख्या हो। ध्यान देना, किसी भी भौतिक राशि का अगर हमने मापित मान निकाला है और उन मानों को हम जोड़ रहे हैं, योगफल निकाल रहे हैं, तो उस योगफल में उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए जितना कि उस मापित मान में दशमलव के बाद कम संख्या हो। मतलब समझो, जैसे मान लो हमने किसी भौतिक राशि का मापन किया, जैसे लंबाई मापा तो 12.56 मीटर आ गया। इधर देखो, दूसरा मान हमने मापा तो मान लो 12.73 आ गया। तीसरा मान हमने मापा वो आ गया 12 ठीक है 1 या 013 ऐसे आ गया। आपसे कहा जाए कि बताइए इनके योगफल में कितना सार्थक अंक होना चाहिए, इसके योगफल में कितने सार्थक अंक होना चाहिए। तो सबसे पहला काम इन तीनों को आप जोड़िए। क्या करिए? जोड़िए। देखिए, जोड़ने के लिए 12.56, 12.73, 12.01 जोड़ दें। ठीक, ये देखो, ये 3 हो गया, 6 3 9 और 1 0 हासिल, 5 7 12 और 1 हासिल, 2 2 4 2 6 1 1 2 और 1 इतना आ गया योग। इन तीनों का योगफल इतना आ गया। समझ में आ गई बात? अब इसमें सार्थक अंक कितना होना चाहिए ये जानने के लिए आप जो मान मापा है ना, ये तीनों माप को देखिए। किस माप में दशमलव के बाद कम अंक हैं? तो देखिए, इस माप में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? इस माप में कितने हैं? इसमें भी यही वो दोनों माप है जिसमें दशमलव के बाद कम अंक। कितने कितने? 2 2 अंक। तो इस माप में जितने सार्थक अंक होंगे वही उतने ही सार्थक अंक इसमें होना चाहिए। समझ आ गई बात? इसमें 3 है, ठीक, तो ये इसके सार्थक अंक इसमें नहीं रहेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 5 है ना, दशमलव के बाद 3 अंक है, कुल 5 सार्थक अंक है। तो इसके योगफल में 5 सार्थक अंक नहीं चाहिए। हमने क्या कहा? जो मापित मान है उसमें दशमलव के बाद, समझ आई बात, कम से कम अंक होना। तो कम से कम अंक इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो
तो इन माप का जो सार्थक अंक होगा इन मापों का, उतना ही सार्थक अंक इसमें होगा। ठीक है, तो देखिए कितने सार्थक अंक हैं दोनों में, 4 4 हैं। तो जो योगफल है उसमें भी कितने अंक होने चाहिए, 4 सार्थक अंक होना चाहिए। तो 1 2 3 4, यानी जब आप इसका उत्तर लिखोगे तो क्या लिखोगे, समझ आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर कोई भौतिक राशि का मान मापा गया है अलग अलग और उनका योग करना है तो योग कर दीजिए, लेकिन जब सार्थक अंक की बात आएगी तो देखिए किस माप में दशमलव के बाद कम अंक हैं, उस माप में कितने सार्थक अंक हैं, उतना सार्थक अंक उसके योगफल में या अंतर में होना। जैसे योगफल हुआ उसी तरह अंतर का भी कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप अंतर का भी कर लेंगे, अंतर का भी क्या होगा इसी प्रकार अंतर का भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे योगफल का हुआ वैसे ही अंतर का भी हो जाएगा। क्लियर है ना, सार्थक अंकों का योग और अंतर एक जैसा, जिस तरह योग में सार्थक अंक हमने निकाला योगफल में, उसी तरह अंतर करिएगा तो उसमें भी देखिएगा जो अंतर आ जाएगा तो उसमें कितना सार्थक अंक होना चाहिए। तो जिन जिन माप को घटाए हैं ना, उन मापों में एक माप होगा जिसमें दशमलव के बाद कम अंक होंगे, उस माप में सार्थक अंकों को गिन लीजिएगा, उसके अंतर में उतने ही सार्थक अंक रखिएगा। सही है, समझ में आ गया। तो इसको नोट कर लें, फिर भाग और गुणा में आ जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लें सार्थक अंकों के गुणनफल और भागफल, गुणन एवं भाग। देखो, मान लो कोई भौतिक राशि है, उसको कई बार मापा गया और उसका गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। तो फिर वही देखना है कि जो मान हमने मापा है कौन सा ऐसा मान है जिसमें दशमलव के बाद कम से कम अंक है, उस मान के सार्थक अंकों को क्या करेंगे, गिन लेंगे और उतना ही सार्थक अंक उसके गुणनफल में होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के मापित मानों के गुणनफल में उतने ही सार्थक अंक होना चाहिए जितना कि उसके किसी मापित मान में दशमलव के बाद कम अंक हो। ठीक है, ध्यान देना, किसी भौतिक राशि के मापित मानों के गुणनफल में उतने ही सार्थक अंक रहना चाहिए जितना कि उसके किसी मापित मान में दशमलव के बाद कम अंक हो। मतलब देखो, जैसे में अगर हम ये कहें कि आप 12.56 में गुणा करिए, ठीक है, मीटर, और एक मान हमने निकाला 3.4 मीटर। ठीक, हमने कहा इसका गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा करो। तो गुणा करोगे तो क्या करोगे, 12.56 में 3.4 का सेम ऐसे गुणा होगा, 4 छक्के 24 हासिल, 4 पचे 20 दो, 4 गुना 8 दो, 4 करना, 3 छक्का 18, 3 पच 15 1 16, 3 गुना 6 1 7, 3 करना
4 8 2 10 6 1 7 5 12 3 1 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। सही है। अब देखो इसके आंसर में कितने सार्थक अंक होना चाहिए। तो दो मान है यहाँ पर मापित मान, इन दोनों मापित मानों में इसमें कितने सार्थक अंक हैं 4 और इसमें कितने हैं 2। सही है। अब देखना इसके आंसर में 4 सार्थक अंक होंगे कि 2। इसके लिए आप ये देखो कि कौन सा मान है जिसमें दशमलव के बाद कम से कम अंक है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इसी मान में जो सार्थक अंक होंगे वही इसके भागफल गुणनफल में भी होंगे। तो कितने सार्थक अंक है इसमें, तो इसके आंसर में कितने सार्थक अंक रहेंगे 2। यानी अगर इसका देखें तो आंसर कितना रहेगा 42। समझ आ गया। 2 सार्थक अंक इसमें लिखे जाएंगे। समझ आया। तो इस तरह से सार्थक अंकों का गुणन, इसी तरह से भागफल भी हो जाएगा। भागफल में क्या करना है, इसी तरह भाग देंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए यही नंबर है और आपको इसमें भाग देना है, इससे 3.4 से भाग देना। तो आप किससे भाग दोगे, तो देखो 3 से भाग दोगे, 3 से गुणा करोगे, 3 चौके 12 को 2 हासिल, 3 से देखो जा रहा, 3 त्रिका 9 और 1 10, 5 में से 2 गया और यहाँ क्या बचा 1 नहीं हो 2 0 2 हो गया। सही है ना। अच्छा 23 हो गया, 6 उतार लो। अब कै बार में जाएगा 7 बार में, 7 बार में। ठीक है, दशमलव के बाद नंबर लिखे जा रहे हैं, दशमलव लगा लो। ठीक है, 7 बार में देख लो, 7 चौके 28 हासिल 2, 7 त्रिक 21 और 2 ज्यादा हो गया। इसका मतलब कै बार में 6 बार में। तो देखो 6 चौके, अच्छा 6 त्रिक 18 2 20, घटा दो 32 आ गया। फिर 0 बढ़ा लो, दशमलव लगा लो। ठीक है, फिर भाग दोगे तो कै बार में जाएगा, देख लो कै बार में जाएगा, 9 बार में। हाँ 9 चौके 36, बचा कितना 3, 9 त्रिक 27 और 3 30, 9 बार में गया ना। हाँ तो 9 लिख लो। यानी इससे जब इसमें भाग दोगे तो भागफल इतना आएगा। अब इस भागफल में कितने सार्थक अंक होने चाहिए 2। क्यों, क्योंकि हमारा नियम यही कहता है जो मापित मान है चाहे उनका गुणा करो चाहे भाग करो, गुणनफल और भागफल में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितना कि इस मापित मान में दशमलव के बाद कम अंक होंगे, उस मान के सार्थक अंकों के बराबर सार्थक अंक होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 अंक था, इसके सार्थक अंक कितने हैं, तो इसके आंसर में कितना होना चाहिए 2 ही सार्थक अंक होना चाहिए। समझा गया। तो गुणन या भागफल, जोड़ या घटाना, इनमें सार्थक अंक समझ में आ गए। अगर कोई भौतिक राशियां हैं उनका योग करना है, अंतर करना है, गुणा करना है या भाग करना है, तो उनके योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल में कितने सार्थक अंक होने चाहिए, इसके लिए आप देखो उसमें कौन सा माप है जिसमें दशमलव के बाद कम से कम अंक हैं, उस माप में देख लो सार्थक अंक कितने हैं, उतने ही सार्थक अंक उनके भागफल, गुणनफल या अंतर या योगफल सब में होना चाहिए। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मापित मान का पूर्णांकन। पूर्णांकन, पूर्णांकन का मतलब होता है राउंडिंग फिगर। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर था सार्थक अंक, उसी तरह पूर्णांकन भी होता है। ठीक है, मापित मान
का क्या पूर्णांकन, पूर्णांकन। देखिएगा ध्यान से, कई बार आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में, तो सर जी लोग कहते हैं ऐसे कोई नंबर लिखा है ना, ऐसे कोई नंबर लिखा है तो कहते हैं इसको 1 मान के इसमें जोड़ दो, कहते हैं ना ये 5 से ज्यादा है तो इसको 1 मान के इसमें, तो आंसर लिख देते हैं कितना 1.8, कहते कि नहीं कहते। तो इसको 1 मान के इसमें जोड़ा गया है, मतलब इस 9 को एक पूर्ण संख्या बनाकर इसमें जोड़ा गया है, इसी को बोलते हैं पूर्णांकन। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि जब कोई मापित मान में संदिग्ध अंकों की संख्या ज्यादा हो जाए। देखिए कोई भी मान जब मापेंगे ना, मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, तो इसमें अंतिम जो अंक होता है वो संदिग्ध होता है। क्या होता है, संदिग्ध होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर एक संदिग्ध अंक है, लेकिन अगर इसमें संदिग्ध अंकों की संख्या और बढ़ जाती है, ऐसे 1 से ज्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को पूर्ण अंक बना करके आगे वाले में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, सर जी लोग ऐसे भी कहते थे, कोई 6 बार बार आ रहा है, इसको 1 बना के इसमें क्या करो, जोड़ दो, करते हैं। इसी को हम बोलते हैं पूर्णांकन। पूर्णांकन तभी जरूरत पड़ता है जब कोई भौतिक राशि के मापित मान में संदिग्ध अंकों की संख्या 1 से अधिक हो जाए। जब संदिग्ध अंकों की संख्या 1 से अधिक हो जाती है तब उन संदिग्ध अंकों को पूर्ण अंक बनाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांकन कहते हैं। ठीक है, पूर्णांकन बनाने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, उस रूल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे जब किसी भौतिक राशि के मापित मान में संदिग्ध अंकों की संख्या क्या हो जाए, 1 से अधिक हो जाए तो उन्हें पूर्ण अंक बनाना पड़ता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांकन कहते। समझ आ गई बात। जब किसी भौतिक राशि के मापित मान में संदिग्ध अंकों की संख्या 1 से अधिक हो जाती है तो उन अंकों को पूर्ण अंक बनाना पड़ता है। ऐसे में हम उसे क्या कहेंगे, पूर्णांकन कहेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा देखो, जब संदिग्ध अंकों की संख्या मान लो ऐसे बढ़ रही है तो जो अंतिम अंक होता है जिसे आपको पूर्ण अंक बनाना है उसे क्या कहेंगे, उपेक्षणीय अंक। क्या बोलते हैं, उपेक्षणीय, मतलब जिसको हम छोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 6 को 1 मान के इसमें जोड़ दो, तो 6 को हम छोड़ देते हैं, सही है ना। तो इस अंक को क्या बोलेंगे, उपेक्षणीय अंक। उपेक्षणीय अंक, समझ आई बात। जिसकी आप उपेक्षा कर देते हो वो होता है उपेक्षणीय अंक, और इसको 1 मान के जिसमें आप जोड़ोगे वो होता है पूर्ववर्ती अंक। पूर्ववर्ती अंक, ये तो समझ में आ गया। जो अंतिम अंक होगा वो होगा उपेक्षणीय, और उसके पहले जो अंक होगा वो होगा पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले, समझ आ गई बात, क्लियर है ना। तो अब देखा नियम क्या है, इसके नियम को समझना। पूर्णांकन के नियम, पूर्णांकन के नियम
इसके क्या नियम है उस नियम को समझेंगे। देखिए, नियम यह कहता है कि जब किसी मापित मान का उपेक्षणीय अंक 5 से कम हो, क्या हो? लिखिए, जब किसी मापित, या ऐसे समझो, समझना सिंपल तरीका है। नंबर 1, मान लो 12.54 है, ऐसे है, ठीक। अब इसमें समझो अंतिम अंक कौन है? यही है उपेक्षणीय, यही है उपेक्षणीय। तो जब ये उपेक्षणीय अंक क्या हो? 5 से कम हो, 5 से कम हो, तो ये 4 क्या है? 5 से कम है कि नहीं है? कम है। तो जब उपेक्षणीय अंक 5 से कम हो तो पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब आंसर होगा 12.5। कब? जब उपेक्षणीय अंक 5 से क्या हो? कम हो। अगर ये नहीं कि हम यहाँ 5 लिख दिए तो ये वाले 5 से नहीं तुलना करें, मान लो यहाँ 3 हो, सही है ना? नहीं तो तुम लोग समझोगे इस 5 से तुलना कर रहे हैं। 5 एक लिमिट है, ठीक है। अगर ये उपेक्षणीय अंक 5 से कम रहेगा तो जो पूर्ववर्ती अंक है 3, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा, समझे? लेकिन दूसरा नियम, अगर उपेक्षणीय अंक 5 से ज्यादा हो जाए, ऐसे कंडीशन में 6 क्या है? 5 से बड़ा हो गया ना, ऐसे कंडीशन में क्या करिएगा कि पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 1, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? जब अंतिम अंक 5 से क्या हो? अधिक हो, तब उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, ठीक। लेकिन अगर अंतिम अंक 5 से कम है तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। क्लियर है ना? चलिए तीसरा देखिए, 5 से कम है तो चला, 5 से ज्यादा है तो चला, लेकिन अगर वो 5 हो तब, अगर वो 5 हो तब क्या होगा? कम है तो सर जी हम नहीं जोड़ेंगे, ज्यादा है तो सर जी 1 जोड़ देंगे। इधर देखो, अगर 5 से कम है ये तो हम इसके आगे वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं, 5 से ज्यादा है तो आगे वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। लेकिन अगर 5 हो तब, जैसे 12.45 ऐसे आ गया, ठीक, या 12.25 ऐसे आ गया। अब यहां पर देखो, जो अंतिम अंक है वो 5 जो है 5 के क्या है? बराबर है। ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना, अगर अंतिम अंक उपेक्षणीय अंक जिसको कह रहे हैं, अगर वो 5 है तो करना क्या है? तब ये देखना है कि आगे वाला जो अंक है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। समझ आ गई बात? अगर आगे वाला नंबर सम है, 2, 4, 6, 8 है, तो इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 12 क्यों? क्योंकि ये कौन सा नंबर है? सम है, ठीक। लेकिन अगर आगे वाला नंबर, देखिए उपेक्षणीय अंक अभी भी 5 है, लेकिन आगे वाला नंबर क्या हो गया? विषम। आगे वाला नंबर जैसे विषम होगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा 12.4। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से पूर्णांकन की क्रिया की जाती है। अगर उपेक्षणीय अंक अंतिम अंक 5 से कम तो आगे वाले नंबर में कोई परिवर्तन नहीं, अगर उपेक्षणीय अंक 5 से ज्यादा तो आगे वाले नंबर में 1 जोड़ देंगे।
अगर उपेक्षणीय अंक 5 ही हो तब उसके आगे वाले नंबर को देखेंगे सम है कि, अगर सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, अगर विषम है तो ये जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये नोट कर लीजिए पूर्णांकन। चलिए, तो अब हम बात कर लें कोटिमान अंक। क्या होता है कोटिमान अंक? कोटिमान अंक किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी भौतिक राशि है, उसको मापा गया है, मापने के बाद उस मापित मान को जब उसके निकटवर्ती 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, तो जो 10 का घात है ना, वही उसका क्या है? कोटिमान अंक है। क्या है? कोटिमान अंक। ध्यान रखिएगा, कोटिमान अंक पेपर में पूछते हैं लोग, कोटिमान अंक क्या होता है? ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे जब किसी भौतिक राशि के मापित मान को उसके निकटवर्ती 10 के घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? कोटिमान अंक कहलाता है। समझ में आ गई बात? जब किसी भौतिक राशि के मापित मान को उसके निकटवर्ती 10 के घात में जब लिखेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आंसर कोई मान निकालने का है और वो मान है 12.5 है, ऐसे है। ठीक, इसको हम कोटिमान के रूप में लिखेंगे। कोटिमान के रूप में कैसे लिखेंगे ये देखिए, आपको करना क्या है, इस मान को 10 के घात के रूप में लिखना है। ठीक, अगर मान लीजिए ये दशमलव यहाँ न होकर यहाँ होता ऐसे, तो निकटवर्ती 10 के घात के रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा, इस दशमलव को 2 अंक क्या लाइए आगे। जब भी कोटिमान में लिखा जाएगा ना, तो ध्यान रखिए दशमलव के आगे 1 अंक कम से कम होना जरूरी है। कम से कम 1 अंक। 1 का मतलब 1 नहीं, वो अंक कोई भी हो सकता है, लेकिन 1 अंक रहे। तो अगर दशमलव को यहाँ से 2 अंक आगे लाएंगे तो ये 1 आगे हो जाएगा उसके, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। सही है। अब जितना अंक आपने आगे लाया 10 गुणे करके 10 पे उतना प्लस कर दीजिएगा। 2 अंक आपने आगे लाया तो 10 पे 2 घात, 3 अंक आगे ले जाते हैं तो 10 पे 3 घात, और आगे कितना ले जाना है ये जानने के लिए आप देखिए कहाँ तक दशमलव को आगे ले जाएं कि उसके आगे 1 अंक बच जाए। ठीक है, तो जितना अंक अपने स्थान से आगे जाएगा उतना 10 पे प्लस घात होगा, और जितना अपने स्थान से पीछे जाएगा उतना 10 पे। तो देखिए इसको कोटिमान के रूप में ऐसे हमने लिख लिया। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा मान हो, ऐसा, और हमें कोटिमान के रूप में लिखना है, तो ये तो फिक्स है, दशमलव अगर अपने आगे जाएगा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो दशमलव को किधर ले जाना पड़ेगा? पीछे। तो जब इसको आप पीछे ले जाएंगे तो कितना अंक पीछे ले जाएंगे ताकि 1 नंबर आगे आ जाए? 3, 1 2, तो 3 दशमलव, तो कई अंक पीछे गया तो गुणे 10 पे कितना? -3। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो 10 पे घात आ रहा है ना, यही कोटिमान है। क्या है? कोटिमान। क्लियर है? अब ये देखना है जो मान आपने लिखा 10 के घात के रूप में, उसमें जो ये गुणा वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये देखना है कि यह जो नंबर है वह जो है 3.16 से क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है।
ये जो नंबर है वो 3.16 से क्या होना चाहिए, छोटा होना। अगर ये छोटा है तो इसका कोटिमान 10 पे 2 ही रहेगा। अगर ये नंबर 3.16 से छोटा है तो इसका कोटिमान 10 पे 2 रहेगा। तो यहाँ 1.256 3.16 से क्या है, छोटा ही है ना। तो इस मान का कोटिमान कितना रहेगा, इसका कोटिमान कितना रहेगा, हैं? कोटिमान कितना होगा जी, 10 पे 2 इतना रहेगा। इसका कोटिमान 10 पे 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मान है ना वो 3.16 से क्या है, छोटा है। अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये जो मान है वो क्या है, 3.16 से क्या है, बड़ा है, नहीं है। जैसे पूर्णांकन में 5 से देखा जा रहा था छोटा बड़ा बराबर, यहाँ किससे देखा जाएगा, 3.16 से। अगर आगे वाला नंबर 3.16 से छोटा है तो जो 10 पे घात रहेगा उसका वही कोटिमान हो जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर 3.16 से बड़ा है तो इसका कोटिमान जब लिखिएगा तो उसके घात में 1 जोड़ देंगे तो कोटिमान कितना हो जाएगा, 10 पे -3 प्लस, तो कितना हो गया, दिख रहा है ना, 10 पे -2 हो जाएगा। ठीक है, आई जो 10 पे आई जो नंबर आया था इसको जोड़ेंगे तो 10 पे कितना आ गया, -2। तो इस नंबर का कोटिमान हो जाएगा 10 पे माइनस, और इस नंबर का कोटिमान 10 पे +2। समझ में आ गया। कोटिमानम क्या है, पहले उसको 10 के घात के रूप में लिखिए और ध्यान रखिए कि दशमलव के पहले एक अंक रहे। उस दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए दशमलव को आगे पीछे करेंगे, जितना आगे करेंगे 10 पे उतना प्लस, जितना पीछे करेंगे 10 पे उतना माइनस होगा। फिर आप देखिए जो 10 के घात के गुणा के रूप में नंबर है, ये वाला नंबर वो 3.16 से छोटा है कि बड़ा। अगर छोटा है तो जो 10 के घात में वही उसका कोटिमान हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा है तो उसके 10 पे घात में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो अब वो कोटिमान हो जाएगा उसका। समझ में आ गया। कोटिमानम क्या है, कैसे लिखना है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।